नमस्कार बच्चों, इस चैनल पे आपका स्वागत है। राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधियों के बारे में हम इस पूरे वीडियो में बात करेंगे और यकीन दिलाती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी अन्य वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो राष्ट्रीय आय गणना की जो 3 विधियाँ हम जानते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, वो है आय विधि, उत्पाद मूल्य वृद्धि विधि और व्यय विधि। और आज इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं उत्पाद या मूल्य वृद्धि विधि के बारे में। तो बच्चों, जैसा कि इसमें 2 शब्द समाहित हैं, उत्पाद और मूल्य वृद्धि, तो जब कभी भी हम राष्ट्रीय आय की गणना करें तो आपको ये नहीं समझना है कि सिर्फ मूल्य वृद्धि से आप राष्ट्रीय आय निकालोगे या सिर्फ उत्पाद विधि से आप राष्ट्रीय आय निकालोगे। राष्ट्रीय आय में इन दोनों को निकालते हुए मैं यहाँ पे प्रूव करूंगी कि चाहे उत्पाद विधि का उपयोग कीजिए आप या मूल्य वृद्धि विधि का उपयोग कीजिए, इन दोनों से कैलकुलेशन सेम ही आएगी। तो चलिए ऐसे हम समझते हैं कि कैसे। सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों प्रोडक्ट की। उत्पाद विधि, इस जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें प्रोडक्ट को अधिक महत्व दिया जाता है। तो राष्ट्रीय आय की इस गणना में हम उत्पाद को अधिक महत्व देते हैं और उत्पाद को अधिक महत्व देने के कारण ही बच्चों हम उत्पाद मूल्य की गणना करते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट। उत्पाद मूल्य की गणना करते हैं। इसकी गणना करने के पश्चात जो दूसरी महत्वपूर्ण गणना होती है वो है शुद्ध उत्पाद मूल्य की गणना। और ठीक इसी के पैरेलल बच्चों, जब मूल्य वृद्धि विधि का हम अध्ययन करते हैं तो उसके अंतर्गत हम मूल्य वृद्धि की गणना करते हैं और मूल्य वृद्धि की गणना करने में हम जिसे निकालते हैं वो है शुद्ध मूल्य वृद्धि। अब आप इस शुद्ध उत्पाद मूल्य की गणना कैसे करेंगे? तो इसे अगर मैं सूत्र रूप में आपको बताऊं तो ये शुद्ध उत्पाद मूल्य की गणना करने के लिए हम बच्चों जिस सूत्र का उपयोग करते हैं उसमें कुल उत्पाद मूल्य में से जो जो चीजें घटाई जाती हैं, पहले समझ लीजिए कि कुल उत्पाद मूल्य क्या है। आप जब मार्केट में जाते हैं तो जिस भी चीज को आप परचेज करते हैं, खरीदते हैं, उसका जो मूल्य होता है, उत्पाद मूल्य होता है, उसे ही हम कहते हैं कुल उत्पाद मूल्य। जैसे आपने पेन खरीदा तो पेन का कीमत आपने 10 रुपये दिया, तो पूरे देश भर में जितने भी पेन बने हैं उस सीरीज के, उसकी कीमत को इकट्ठा हमने जोड़ लिया। मान लीजिए वो आया 1 लाख करोड़, तो 1 लाख करोड़ बच्चों उस पेन का कुल उत्पाद मूल्य हो गया। इसी तरह हम हर एक वस्तु का कुल उत्पाद मूल्य निकाल लेते हैं जो उसकी मार्केट प्राइस है उसी के आधार पर। अब इस कुल उत्पाद मूल्य में से आपको घटानी होती हैं कुछ चीजें, तब आपको शुद्ध उत्पाद मूल्य मिलता है। तो कुल उत्पाद मूल्य में से आप आखिर में कौन कौन से चीजों को घटाओगे? तो पहली चीज जो आप घटाएंगे बच्चों वो है मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य। मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य हम इसमें से घटा देते हैं। इसके अलावा बच्चों जो बहुत महत्वपूर्ण, मैं यहाँ लाइन खींच दे रही हूँ ताकि वो कंफ्यूज ना हो आप सभी। सबसे महत्वपूर्ण जो हम इसमें और घटाते हैं वो है आईटी बच्चों। आईटी इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर। अब प्रश्न आएगा कि अप्रत्यक्ष कर ही क्यों? आप जब एक 5 रुपए का लेस का पैकेट खरीदते हैं तो बहुत खुश होते हैं और उस 5 रुपए को आप दुकानदार को दे के आते हैं, पर कभी आपने सोचा है क्या रियल में उसका दाम 5 रुपए था? मैंने जैसे ही कहा आप कह दोगे यस मैम, उस पैकेट के पीछे में लिखा हुआ था 5 रुपीज। गुड, सही कहा आपने, लेकिन उसके आगे क्या लिखा था? उसके आगे लिखा था MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मतलब उस प्रोडक्ट की कीमत 5 रुपए से ज्यादा ली ही नहीं जा सकती थी। तो उसने आपसे सर्वोत्तम जो सबसे अधिक मूल्य था वो दुकानदार ने ले लिया। तो क्या वाकई में वो 5 रुपए का था? नहीं, हो उसका
उत्पाद मूल्य हो सकता है कि 3 रुपए हो, उसमें 1 रुपए जो गवर्नमेंट ने उस पर टैक्स लगाया था, उस टैक्स को भी उसने आपसे वसूल लिया। वो 1 रुपए उस 3 रुपए में जोड़े बच्चों तो कितने हो गए? 4 रुपए। अब उस 4 रुपए में उसने अपने लाभ को भी जोड़ लिया, मैन्युफैक्चरर ने, उसने उसे 5 लिख दिया और इस तरह वो 5 रुपए का प्रोडक्ट हो गया। जो दुकानदार उसकी खूब सारी क्वांटिटी खरीद के लाया है, उसे वो 4 रुपए में मिला और उसने 1 रुपए लाभ लेके आपको बेच दिया। मतलब हर हाल में उस पर टैक्स किसने चुकाया? आपने चुकाया। उसके अंतिम उत्पाद मूल्य में वो टैक्स शामिल था। इसीलिए बच्चों हम कुल उत्पाद में से उस टैक्स को घटाते हैं ताकि हम शुद्ध को जान सके कि वास्तव में उस प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी थी। तो इसके लिए जो उसकी टोटल कॉस्ट आती है ना, कुल उत्पाद मूल्य, उसमें से सबसे पहले मध्यवर्ती वस्तु, उसके बाद हम घटा देते हैं बच्चों अप्रत्यक्ष करों। इसके अलावा और जो एक चीज घटाई जाती है, जो अक्सर क्वेश्चन में आ जाता है तो आप सभी कंफ्यूज होते हैं, वो है स्थायी पूंजी का उपभोग। अब ये स्थायी पूंजी का उपभोग सुनने में जितना कठिन लग रहा है बच्चों, समझने में उतना ही आसान है। जरा याद कीजिए कि आपके फर्म या प्लांट में स्थायी पूंजी क्या है। आपका जो अगर फर्म है, आप किसी फर्म के मालिक हो, तो उसमें आपकी स्थायी पूंजी है मशीनें। आप जब उनका उपयोग करते हो बच्चों तो उनमें होती है घिसावट, तो वो है आपका स्थायी पूंजी का उपभोग। तो उसके लिए तो आपने पैसे अलग से निकाल के रखे हैं ना, जिसे हम किसी अन्य रूप में मूल्यह्रास के नाम से जानते हैं, डिप्रिसिएशन के नाम से। तो इसीलिए हम शुद्ध कॉस्ट निकालने के लिए उस डिप्रिसिएशन को भी घटा देते हैं, स्थायी पूंजी के उपभोग को भी घटा देते हैं। तो जब कुल उत्पाद मूल्य में से मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य आईटी और स्थायी पूंजी का उपभोग घटा दिया जाता है बच्चों, तो निकल के आता है शुद्ध उत्पाद मूल्य। और इसी के आधार पर हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। ये तो उत्पाद मूल्य के आधार पे हुआ। अब मूल्य वृद्धि विधि में हम क्या करते हैं? हमको मूल्य वृद्धि में शुद्ध मूल्य वृद्धि निकालनी होती है। तो इसके लिए हम क्या अपनाएंगे? अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों के बारे में आपने पढ़ा होगा कि प्राथमिक क्षेत्र होते हैं जिसमें कृषि और खनन शामिल है, द्वितीयक क्षेत्र होते हैं जिसे हम विनिर्माण या निर्माण उद्योग के नाम से जानते हैं। तो हर एक क्षेत्र में जो भी वस्तु बनी है उसके मूल्य वृद्धि को हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं। तृतीय क्षेत्र बैंक, बीमा, संचार, यातायात, इसके में भी जो भी प्रोडक्ट बना है उसकी मूल्य वृद्धि को हम जोड़ लेते हैं, तो वो आ जाता है शुद्ध मूल्य वृद्धि। कैसे? अभी आपके हाथ में मेरा वीडियो देखते समय मोबाइल है, ठीक? तो ये आपके किस क्षेत्र से रिलेटेड है? ये आपके तृतीयक क्षेत्र से रिलेटेड है, क्योंकि ये संचार से रिलेटेड है, ठीक? उसका आपने जो भी कॉस्ट दिया हो, 17,000, 18,000, 20,000, एक्चुअली में वो अंतिम तक पहुंचते तक वो 17,000 का हुआ। स्टार्टिंग में जब ये बनना शुरू हुआ होगा तो हो सकता है 10,000 इसकी कीमत रही हो, 8,000 या 9,000 रही हो, लेकिन धीरे धीरे ये जितने हाथों से होकर गुजरा है, आपने जिस दुकानदार से खरीदा उस तक भी इसके मूल्य में वृद्धि होती रही। लेकिन जैसे ही आपने खरीद लिया तो स्टिक हो गया, स्टैग्नेट हो गया इसकी मूल्य वृद्धि। वो 17,000 की 17,000 ही हो गई। अगर आपने 20,000 पे किया है तो वो 20,000 ही हो गई। मैं इस पूरी को एक एग्जाम्पल से भी आप लोगों के सामने रखूंगी। तो यहाँ आप सूत्र रूप में समझिए कि अगर शुद्ध मूल्य वृद्धि निकालनी है तो मैं प्राथमिक क्षेत्र और उसी के साथ जो द्वितीयक क्षेत्र है जिसे हम प्रोडक्शन का भी सेक्टर कहते हैं, विनिर्माण, उसके, और साथ ही में तृतीयक जिसे हम सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर कहते हैं, उस सब में होने वाली मूल्य वृद्धि को मैं जोड़ लूंगी तो मेरा आ जाएगा शुद्ध मूल्य वृद्धि। अब जिस बात को मैंने यहाँ पर सूत्र रूप में कहा है बच्चों, उसी बात को मैं यहाँ पर अब आपको एक उदाहरण से समझाती हूँ और देखिएगा कि कैसे ये दोनों कॉस्ट सेम आएंगी।
चलिए अब इसे समझ लेते हैं। इसे निकालने के लिए एक और प्रोडक्ट एक ही लूंगी और उसकी दोनों तरह से गणना करके आपको मैं बताने वाली हूं कि कैसे निकाला जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट की। एक और मुझे गणना करनी है शुद्ध मूल्य, शुद्ध उत्पाद मूल्य की, और दूसरी ओर गणना करनी है मुझे शुद्ध मूल्य वृद्धि की। अब इन दोनों में एक ही कॉमन फैक्टर को मेरे को लेना है, तो मैं यहाँ पर वो चीज आपके सामने लिख दे रही हूँ। एक उदाहरण ले रही हूँ, बड़ा फेमस सा उदाहरण है, उसी से आपको समझाती हूँ कि एक किसान ने गेहूं का उत्पादन किया। तो किसान ने गेहूं का उत्पादन किया, खुद ही बीज लगाए, खुद ही उससे फसल ली, तो उसने उसकी कीमत रख दी 1600 रुपये। तो यहाँ पर किसान ने 1600 रुपये गेहूं की कीमत रख दी। ठीक, किसान ने जो गेहूं उपजाया उसकी, फिर उस किसान ने उस गेहूं को 1600 रुपये में बेचा और एक मैदा बनाने वाले ने उसे खरीदा और उस गेहूं से उसने मैदा बनाया और बाजार में उसकी कीमत रख दी बच्चों 2400 रुपये। अब उस मैदे को एक बेकरी वाले ने खरीदा ब्रेड बनाने के लिए और उससे उसने ब्रेड बनाया। तो ये बेकरी वाले ने उसकी कीमत, जो ब्रेड बनाई, उस ब्रेड की कीमत बेकरी वाले ने तय कर दी 3200 रुपये। और फिर ये जिस दुकानदार के पास पहुंचा उसने तो 3200 में खरीदा, तो क्या वो अपना लाभ नहीं लेना चाहेगा? तो उसने भी इसमें कुछ मूल्य बढ़ा दिया और यहाँ पर दुकानदार ने उसका मूल्य कर दिया 3600 रुपये। तो ये हो गया टोटल 3600 रुपये। अब समझते हैं सबसे पहले इसे शुद्ध उत्पाद मूल्य इसका हम कैसे निकालेंगे। तो बच्चों, जब किसान ने गेहूं को बेचा था तो वो उसके लिए क्या था? अंतिम उत्पाद। जब मैदे वाले ने मैदे को बेचा तो वो उसके लिए क्या था? अंतिम उत्पाद। जब बेकरी वाले ने ब्रेड बनाकर बेचा तो वो उसके लिए क्या था? अंतिम उत्पाद। और दुकानदार ने जब ब्रेड के अलग अलग पैकेट बेचे तो वो अलग अलग पैकेट उसके लिए क्या थे? अंतिम उत्पाद। तो अगर मुझे कुल उत्पाद मूल्य को निकालना हो तो मैं क्या करूंगी? इस उत्पाद मूल्य के लिए इन सभी को मैं जोड़ दूंगी। अब जरा देख लीजिए, 1600, 2400, 3200, 3600 को जब मैं जोड़ूंगी तो मेरा कुल उत्पाद मूल्य आ जाएगा बच्चों 10,800। 10,800। ठीक। अब बच्चों, इसमें मुझे देखना है मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य। तो चलिए मध्यवर्ती वस्तु को ढूंढते हैं। तो मध्यवर्ती वस्तु में क्या क्या चीजें शामिल होंगी, किसे किसे मैं लूंगी मध्यवर्ती वस्तु के रूप में? तो बच्चों यहाँ पर एक एक करके हम देख लेते हैं। ये गेहूं तो उत्पाद था, लेकिन गेहूं से जब मैदा बनाया गया तो वो कौन सी वस्तु हुई? वो मध्यवर्ती वस्तु हुई। तो इसका दाम कितना है भाई? 2400 रुपये। जब बेकरी वाले ने उससे ब्रेड बनाया तो उस ब्रेड की कीमत कितनी रखी गई बच्चों? 3200 रुपये। ये भी क्या हुई? मध्यवर्ती वस्तु हुई। और ठीक ऐसे ही बच्चों, अगर मैं कहूँ कि ये दुकानदार ने उसे बेचा कितने में है? 3600। लेकिन क्या दुकानदार ने किसी नई वस्तु का निर्माण किया? नहीं, उसने तो सिर्फ मूल्य बढ़ाया। ब्रेड को किस रूप में बेचा है? ब्रेड के रूप में ही बेचा है। तो क्या ये मध्यवर्ती वस्तु होगी? नहीं, ये मध्यवर्ती वस्तु नहीं होगी। तो किसान के द्वारा बेचा गया गेहूं भी बच्चों, उससे चूंकि मैदा बना है तो वो कौन सी वस्तु हो गया? मध्यवर्ती वस्तु। तो आपके पास मध्यवर्ती वस्तु ये 1, ये 2 और ये हो गए 3। अब चलिए इसकी कीमत को जोड़ लेते हैं। अगर मैं इसकी
कीमत को जोड़ूं तो ये टोटल जोड़ने से आ जाएगा 1600, 2400 और 3200, 7200। तो मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य आ गया बच्चों 7200। नियम के अनुसार अगर मुझे शुद्ध उत्पाद मूल्य निकालना है, इसे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, उसे निकालना है तो नियम कहता है कि कुल उत्पाद मूल्य में से आप घटा दो मध्यवर्ती वस्तु के मूल्य को। तो वस्तु मूल्य अब मैं घटा देती हूँ भाई। 10,800 में से मैंने घटा दिया 7,200 को और मुझे मिला शुद्ध 3600 रुपये। अब इसे मूल्य वृद्धि के में मैं माप के देखूंगी क्या वाकई में ये 3600 रुपये आ रहा है। एक और मैंने लिख दिया है। अब चलिए मूल्य वृद्धि निकालते हैं। हर एक स्टेज पे जो मूल्य वृद्धि हुई उसे हम निकालते हैं। जब किसान ने बच्चों गेहूं को बनाया तो उसने उसका पूरा का पूरा मूल्य 1600 तय किया, तो ये उसके द्वारा की गई मूल्य वृद्धि थी। कितनी? 1600 कि सीधे उसने गेहूं का मूल्य तय कर दिया 1600। अब जब सेकेंड स्टेज में उस गेहूं से मैदे का निर्माण हुआ तो मूल्य उसका बढ़ा दिया गया 2400। तो उस 2400 में उसके पिछले मूल्य को अगर मैं घटाऊं 1600 को तो मूल्य कितना बढ़ाया गया? 800 रुपये। ठीक वैसे ही अगर अगले स्टेज में आप जाएंगे कि बेकरी वाले ने उसके मूल्य में कितनी वृद्धि की तो वो है 3200 और उसके पिछले मूल्य को आप इसमें से घटा दीजिए जो है 2400। तो आप इसे घटाएंगे तो प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे भी आपको 800 रुपये। अब ठीक वैसे ही बच्चों दुकानदार ने कितनी मूल्य वृद्धि की इसे जानने के लिए हम 3600 में से पिछले मूल्य 3200 को घटा देंगे। जब 3200 को हम इसे में से घटाएंगे बच्चों तो हमें कितना मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा 400 रुपये। अब चूंकि किसान ने टोटल 1600 रुपये इसमें डाल दिए थे तो उस हिसाब से बच्चों ये पूरे 1600 रुपये इसकी स्टार्टिंग में ही इसकी क्या हो जाएगी? मूल्य वृद्धि। इसे मैं शुरू से ना बता के आपको इसलिए समझा रही हूँ कि आप इस स्टेज को समझिए कि किसान ने चूंकि पूरा का पूरा गेहूं का मूल्य 1600 तय कर दिया था तो इसलिए ये टोटल मूल्य वृद्धि के अंतर्गत हम लेंगे। अब हम देखते हैं कि इस 1600 में इस 800 को जोड़ें, इस 800 को जोड़ें और 400 को जोड़ें तो टोटल कितना आएगा? तो देख लीजिए, जब आप इस पूरे 1600 में इस सब को जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपका टोटल आ जाएगा 3600 रुपये। तो देख, एक और शुद्ध उत्पाद मूल्य के अंतर्गत भी कितना आया? 3600 रुपये और शुद्ध मूल्य वृद्धि के अंतर्गत भी कितना आया? 3600 रुपये। इसीलिए इस विधि को हम उत्पाद या मूल्य वृद्धि विधि कहते हैं कि चाहे आप मूल्य वृद्धि के सहायता से आप निकालें या उत्पाद विधि की सहायता से आप निकालें, दोनों में ही उत्तर बिल्कुल एक जैसा आता है, मतलब राष्ट्रीय आय एक जैसी आएगी। लेकिन ये प्राइमरी स्टेज है, अभी राष्ट्रीय आय की गणना प्रारंभ नहीं हुई है। तो चलिए करते हैं राष्ट्रीय आय की गणना। और राष्ट्रीय आय की गणना करते समय बनना पड़ेगा आपको एक डिटेक्टिव, एक जासूस। आपको पकड़नी पड़ेगी कुछ चीजें और उसी से आप जब सूत्र या कहते हैं ना धागा आप पकड़ लोगे तो आप राष्ट्रीय आय तक पहुंच जाओगे। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए फैक्ट नंबर 1 हमेशा आपको जो याद रखना है कि जब कभी NI की बात हो रही है, नेशनल इनकम की बात हो रही है, राष्ट्रीय आय की बात हो रही है, तो वो होता है NNPFC, जिसे हम कहते हैं कि राष्ट्रीय आय हो या साधन लागत पर
या कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ही राष्ट्रीय आय होता है। अब यहीं से मैं कहना चाह रही थी बच्चों कि आप समझिए कि आपको चेस करना है NNP-FC को, उसका पीछा करना है कि उसे निकालने के लिए किस किस की सहायता की जरूरत है। जैसे डिटेक्टिव एक सूत्र को पकड़कर और बताते जाता है कि इसका किससे रिलेशन है, इसका किससे रिलेशन है, और अंत में निकल आता है कि वास्तव में दोषी कौन है। तो ठीक वैसे ही चलिए हम इसे निकालने की कोशिश करते हैं। अब NNP-FC को निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? तो NNP-FC को निकालने के लिए मुझे चाहिए NDP-FC। एक एक करके देखते जाइएगा। और NDP-FC को निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? तो मुझे चाहिए उसे निकालने के लिए NDP-MP। इन सब को मैं सूत्र से भी प्रूफ करूंगी, आप सिर्फ अभी चेस कीजिए। NDP-MP किससे निकलेगा भाई? तो NDP है तो ये तो GDP से ही निकलेगा, वो है GDP-MP। तो भाई इस विधि में GDP-MP किसे कहते हैं? तो इसमें GDP-MP कहते हैं बच्चों सकल मूल्य वृद्धि को, या जो हमने निकाला शुद्ध उत्पाद मूल्य, उसी को कहते हैं। तो आप GDP-MP के बराबर में लिख लीजिए ये सकल मूल्य वृद्धि है, ठीक। या आप इसे कह सकते हैं कि ये बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद है। अब एक एक करके देखिए कि आप कैसे निकालोगे इसे। जब आपके पास GDP-MP है, सकल मूल्य वृद्धि है, और आपने अभी तुरंत सीखा कि मूल्य वृद्धि कैसे निकाली जाती है, तो वैसे ही हर वस्तु की राष्ट्रीय आय के निकालने के लिए मूल्य वृद्धि निकाल ली जाती है। तो आपने उसे निकाल लिया भाई। अब जब आपके पास GDP-MP आ जाएगा तो आप NDP-MP को कैसे निकालोगे? तो बच्चों NDP-MP को निकालने का सूत्र होता है कि आप GDP-MP में से घटा दीजिए उस की डिप्रिसिएशन को या घिसावट व्यय को। जब कभी भी हम डिप्रिसिएशन और घिसावट व्यय को घटाते हैं तो हमें शुद्ध मिल जाता है। तो GDP-MP में से जब आप D को घटाएंगे, घिसावट व्यय को घटाएंगे, तो आपको NDP-MP मिल जाएगा, ठीक। अब आपके पास जब NDP-MP आ गया तो आप उससे NDP-FC कैसे निकालोगे? तो इस NDP-FC निकालने के लिए बच्चों आपको फिर से सहारा किसका लेना है? NDP-MP का। तो आप जब इस NDP-MP में से इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर को घटा देते हैं और आर्थिक सहायता को जोड़ देते हैं बच्चों, तो निकल के आ जाता है NDP-FC। और अगर आपके पास NDP-FC आ गया है तो आप NNP-FC कैसे निकाल सकते हैं? आप NNP-FC निकालने के लिए बच्चों इस्तेमाल कर सकते हैं इसी का। NDP-FC में सिर्फ एक चीज को जोड़ दीजिए, मैं अपने पिछले वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ, NFIA, जिसे हम कहते हैं विदेशों से अर्जित शुद्ध साधन आय। तो जब कभी आप विदेशों से अर्जित शुद्ध कारक आय या शुद्ध साधन आय को बच्चों जोड़ देते हो तो वही आपकी होती है राष्ट्रीय आय, वही आपकी होती है NNP-FC। तो ये है इसका सारांश। तो की इंग्रेडिएंट का आपको क्या याद रखना है? की इंग्रेडिएंट आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ये इसको निकालने के लिए आपको कितने लोगों की ज़रूरत है। तो भाई GDP-MP की ज़रूरत है, NDP-MP की ज़रूरत है, NDP-FC की ज़रूरत है। तो आप क्रम से निकालते हुए NNP-FC तक पहुंच जाओगे। तो ये है, और GDP-MP निकालने का आपने देख लिया कि आपको हर एक प्रोडक्ट का
मूल्य वृद्धि निकालना होगा। ये तो समराइज रूप में स्टेप वाइज है बच्चों, कि अगर एनडीपीएफसी डाल के आपसे बोर्ड ने पूछ लिया कि आप कैसे निकालोगे राष्ट्रीय आय, तो भी आप इस प्रोसीजर को फॉलो करना, आप एनएनपीएफसी तक पहुंचोगे, आराम से आपकी राष्ट्रीय आय निकल आएगी। तो ये सूत्र रूप में था। अब आइए एक प्रश्न से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि आप किस तरीके से उसमें से क्या क्या लोगे और राष्ट्रीय आय की गणना करोगे। तो बच्चों यहाँ पे मैंने लिया है एक प्रश्न, और इससे आपको जो निकालने को कहा जा रहा है वो है दो। पहला, बाजार कीमत पर आपसे कहा जा रहा है मूल्य वृद्धि को निकालिए, और आपको याद रखना है बच्चों, इसे ही हम जीडीपी एमपी भी कहते हैं, और राष्ट्रीय आय निकालना कहा जा रहा है। अब देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। उन्होंने टोटल उत्पादन का मूल्य दिया है जो है 1300 करोड़ रुपए। उसके बाद मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य दिया है जो है 550 करोड़ रुपए। अप्रत्यक्ष कर को दिया है जो है 50 करोड़। स्थायी पूंजी के उपभोग को 80 करोड़, और विदेशों से अर्जित शुद्ध साधन आय बच्चों, जिसे मैं NFIA कहती हूँ, उसे 10 करोड़ बताया है, और आर्थिक सहायता 20 करोड़ बताई। तो हमें सबसे पहले बाजार कीमत पर मूल्य वृद्धि को निकालना है, और हम जानते हैं कि मूल्य वृद्धि निकालने का एक ही तरीका होता है, जिसे इस वीडियो में हमने सीखा भी है, कि जो भी उत्पाद का मूल्य है उसमें से मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य घटा दो। तो हम उसी तरीके को फॉलो करेंगे। हम टोटल जो उत्पादन मूल्य है उसमें से घटा देंगे मध्यवर्ती वस्तु के मूल्य को, मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य, तो हम घटा देंगे इसे, और हमें मिल जाएगा बाजार कीमत पर मूल्य वृद्धि। तो उत्पादन मूल्य कितना है बच्चों? 1300 करोड़ रुपए। तो 1300 में से आप घटा दीजिए 550 को। तो जब आप 13 में से 550 को घटाएंगे बच्चों, तो आपका उत्तर आ जाएगा 750 करोड़ रुपए। तो ये आपने निकाल ली बाजार कीमत पर मूल्य वृद्धि। फिर मैंने आपको सूत्र रूप में बताया था कि अगर राष्ट्रीय आय की गणना करनी है तो हमें एनएनपीएफसी तक पहुंचना है, और वहां तक पहुंचने का जो सबसे शुरुआती दौर होता है वो यही होता है जीडीपी एमपी, जिसे हम बाजार कीमत पर इस विधि में मूल्य वृद्धि कहते हैं। तो चलिए, जब आपको राष्ट्रीय आय निकालनी है तो सबसे पहले आपको लेना होगा बाजार कीमत पर, थोड़ा मैं इसे ऊपर लिख दूं, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए आप सूत्र जो लगाएंगे वो है बाजार कीमत पर मूल्य वृद्धि को लेंगे, क्योंकि यही आपका जीडीपी एमपी है। मूल्य वृद्धि, ये सिर्फ इस विधि के अंतर्गत बच्चों, इसे ही हम जीडीपी एमपी मानते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे लिख भी रही हूँ ताकि आपको याद रहे कि मूल्य वृद्धि विधि में बाजार कीमत पर जो मूल्य वृद्धि आती है उसे ही हम जीडीपी एमपी मानते हैं। तो उसमें से बच्चों आप किस किस चीज को घटाएंगे? तो जैसा मैंने आपको बताया है कि अप्रत्यक्ष करों को आपको घटाना ही होता है, तो आप उसे घटा देंगे। शुद्ध उत्पाद का सूत्र बताते समय मैंने कहा था कि स्थायी पूंजी उपभोग को आपको घटाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो डी है, डिप्रिसिएशन है, ठीक। तो आप उसे भी घटा देंगे। लेकिन NFIA विदेशों से अर्जित साधन आय को हम उसमें क्या करेंगे? जोड़ेंगे। और आर्थिक सहायता भी क्या की जाती है बच्चों? जोड़ी जाती है। तो सूत्र रूप में आप लिखेंगे तो बाजार कीमत पर मूल्य वृद्धि ऋण क्या आएगा? अप्रत्यक्ष कर। आप अप्रत्यक्ष कर को घटा रहे हैं। फिर आप घटा रहे हैं स्थायी पूंजी उपभोग को, तो यहाँ पे आप स्थायी पूंजी उपभोग को भी आप यहाँ पर घटा देंगे। और उसे घटाने के बाद बच्चों आप जो जोड़ेंगे वो है NFIA विदेशों से अर्जित शुद्ध साधन आय, तो यहाँ हम जोड़ देंगे उसे। और जो चीज़ हम जोड़ेंगे वो है आर्थिक सहायता।
तो हम यहाँ पर सब्सिडी, अनुदान या जिसे आर्थिक सहायता कहते हैं उसे जोड़ देंगे। तो इसे निकालने के लिए सबसे पहले देखिए कि बाजार कीमत पर आपकी मूल्य वृद्धि कितनी है, 750 करोड़। उसमें से आपको घटाना है अप्रत्यक्ष कर, तो आप ऋण 50, स्थायी पूंजी का उपभोग तो वो कितना है 80, आप 80 कर दिए। अब आपको इसमें जोड़ना क्या है, NFIA जो कितना है 10, और ठीक वैसे ही आर्थिक सहायता जो कितनी है 20। तो पहले जोड़ने वाली चीजों को जोड़ लीजिए, तो ये हो गया बच्चों 10 और 20 30, और 50 और 80 इसे भी हम ऋण लगा कर लिख लेते हैं, ऋण 130, और इस पूरे को हम 750 में से घटा देंगे। तो जब आप इसे 750 में से घटाएंगे बच्चों, तो आपका उत्तर हो जाएगा 650 करोड़ रुपए। तो आपकी राष्ट्रीय आय आ गई 650 करोड़ रुपए। तो देखा आपने कितनी सिंपल तरीके से हम इसे निकाल सकते हैं। तो बच्चों इसे आप अपने हिसाब से कई उदाहरणों से निकालने का प्रयास कीजिएगा। किसी भी समस्या से अगर आप 2-4 होते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।